खोज खबर स्पेशल में आज बात होगी एनपीआर और एनआरसी की। शक एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है और शायद इसी शक में घिरी सियासत बात बात में हिंदू मुसलमान ढूंढती है और इसीलिए हम कहते हैं कि भाई पहले समझो तो सही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने भरोसा दिया, फिर भी एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून पर अफवाहों का बाजार गर्म है। और इस बीच जब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात सामने आई तो फिर इसे भी हिंदू मुसलमान के सियासी चश्मे से देखा जाने लगा। असदुद्दीन ओवैसी बोले, एनपीआर एनआरसी का ही दूसरा नाम है और इसके जरिए नागरिकों की छटनी होगी क्योंकि आपकी नागरिकता एक अधिकारी के हाथों में होगी। लेकिन केंद्रीय कैबिनेट ने एनपीआर को मंजूरी दी तो ये साफ कर दिया कि ना किसी कागजात की जरूरत है, ना किसी प्रूफ की, यानी ना खाता ना बही। जो आपने कह दिया सरकार उसे ही मानेगी सही। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है और एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हैं। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है। देखिए, नागरिकता कानून और एनआरसी को लेके अमित शाह जी लगातार चीख रहे थे कि अभी तो कानून बनाया है, एनआरसी बनाएंगे, पकड़ के जेलों में डालेंगे, देश से उठाकर फेंक देंगे। एनआरसी से पहले एनपीआर है, एनपीआर एनआरसी है। देश की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। इस पर भ्रम पैदा किया कांग्रेस ने और अन्य दलों ने। जो भी भारतीय होगा वो एनआरसी और सीए की खिलाफत करेगा। जो लोग एनआरसी के खिलाफ हैं उन्हें इस एनपीआर का भी विरोध करना होगा। ये सब बनावटी है, इस पर हम झुक नहीं सकते। एनआरसी पर संग्राम है। एनपीआर पर घमासान है। बात बात में हिंदू मुसलमान है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर पीएम की दो टूक भी विरोधियों का बवाल शांत नहीं कर पाई। बवाल सियासी है तो संग्राम की लपटें जल्द शांत होती नहीं दिख रही। और अब विपक्ष के निशाने पर है एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। मोदी कैबिनेट ने एनपीआर को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक नागरिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए देश भर में घर घर जाकर जनगणना होगी। इसमें तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए किसी तरह का दस्तावेज नहीं देना होगा। बायोमेट्रिक की भी जरूरत नहीं होगी। इसमें पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस और आधार का नंबर देना भी जरूरी नहीं होगा। सभी राज्यों ने एनपीआर को मंजूरी दी है और फिलहाल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मणिपुर, ओडिशा में पीडीएस स्कीम और राजस्थान में भामाशाह योजना के लिए इससे इकट्ठा की गई जानकारी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें ना प्रूफ है, ना कागज है, ना बायोमेट्रिक है। जो आप कहोगे वही सही है क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है। ये सभी राज्यों ने स्वीकार किया है। सभी राज्यों ने इसके नोटिफिकेशन निकाले हैं और सभी राज्यों में इसके कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। सो नथिंग हैज बीन न्यू। पिछले 6-8 महीने से हर 10 साल के बाद ये होगा। 2010 में पहली दफा हुआ, यूपीए ने शुरू किया और इसलिए मनमोहन जी ने उसके कार्ड बांटे तो एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार होगा। जो भी भारत में रहता है उसकी गणना इसमें होगी। सरकार बेशक कह रही है कि एनपीआर का मकसद एनआरसी नहीं और ना ही इसके जरिए लोगों का बायोमेट्रिक डाटा इकट्ठा होगा, लेकिन सियासत अपने रवायत के मुताबिक विरोध में जुटी है। अफवाहों को हवा दी जा रही है और एक बार फिर लोगों को डराने की कोशिश जारी है। बवाल इस बात पर है कि एनपीआर का असल मकसद एनआरसी की बैकडोर एंट्री है, जबकि हकीकत यह है कि एनपीआर पहली बार नहीं आ रहा बल्कि साल 2010 में ही इसकी शुरुआत की जा चुकी है और इसे अगले 10 साल में अपडेट होना था, जिसके बाद मोदी सरकार ने 2020 में नए सिरे से गिनती का फैसला किया है जो देश में होने वाली जनगणना का ही हिस्सा होगा। मेरे देश की नागरिकता के कानून में मजहब का जिक्र हो, ये मुझे मंजूर नहीं है। किसी को नागरिकों की छटनी का डर है,
किसी के लिए एनपीआर बहाना है, सरकार को एनआरसी लाना है और अपने अपने सवालों के बीच संग्राम छिड़ा है। सरकार साफ कह रही है कि मकसद सिर्फ लोगों को फायदा दिलाना है। तो एनपीआर पर मचे इस सियासी घमासान को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि एनपीआर है क्या और इसका मकसद क्या है और इसे कब शुरू किया गया। एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें लोगों से उनके बारे में जानकारी ली जाती है। उनका नाम, माता पिता का नाम, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पति पत्नी और बच्चों का नाम, राष्ट्रीयता, जन्म स्थान, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय की जानकारी मांगी जाती है। इसे नोट करके रसीद भी दी जाती है। 6 महीने या उससे ज्यादा वक्त से किसी जगह पर रहने वालों को रजिस्टर में स्थानीय निवासी के तौर पर दर्ज किया जाता है और सबसे बड़ी बात ये कि इसका अलग से सत्यापन नहीं होता है। इस योजना की सबसे पहले शुरुआत साल 2010 में की गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए सरकार ने इसे चालू किया। साल 2004 में यूपीए सरकार ने नागरिकता कानून 1955 को संशोधित किया। इसमें सेक्शन 14A शामिल किया गया, जिसके मुताबिक भारत सरकार को हर नागरिक का नाम रजिस्टर में शामिल कर पहचान पत्र जारी करना है। पहली बार साल 2010 में इसे लाया गया, फिर 2015 में भी अपडेट किया गया। सरकार को प्राथमिकता के आधार पर अर्थनीतिक मामले के ऊपर नजर देना चाहिए था। उसके बजाय वो एनपीआर को लेकर इसलिए कर रहे हैं, एनपीआर की प्राथमिकता नहीं थी हमारे देश का। सेंसस हर 10 साल में होता है, इस बार भी होगा, लेकिन सेंसस के साथ जो एनपीआर को जोड़ा गया, उसका मकसद है, एनपीआर जो है वो प्रिकर्सर है एनआरआईसी का। जो एनपीआर है ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है साहब। इस पे तो आपकी आबादी कितनी है, ये 2010 में पी चिदम्बरम जी जब गृह मंत्री थे तब उन्होंने शुरू किया था, 2011 में वो हुआ। 2021 से पहले हमें इसको पूरा करना है। 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा, सितंबर अंत तक प्रयास है कि इसको पूरा कर लिया जाए 2020 तक। इसमें क्या होगा, घर घर जाके पूछेंगे कि आपके परिवार के कितने सदस्य हैं, उतना ना आपको उसके लिए कोई अपना सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत है, ना कोई शनाख्त पत्र दिखाने की जरूरत है। 6 महीने से ज़्यादा भी अगर आप भारत में रहते हैं तब भी आपका नाम उसमें आएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में, ताकि आपके देश की जनसंख्या कितनी है। सरकार का कहना है कि आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को इसका फायदा होगा और इससे देश की सुरक्षा भी मजबूत होगी। इसके इस्तेमाल से सरकार आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला और सौभाग्य जैसी योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंचा सकेगी। इससे जन वितरण प्रणाली की खामियां दूर की जा सकेंगी। किसानों को सरकारी स्कीम का फायदा मिलेगा, क्योंकि सरकार के पास अगर लोगों से जुड़ी जानकारी होगी तो फिर गलत आदमी इसका फायदा नहीं उठा सकेंगे। किसको क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए। मान लीजिए आपको गवर्नमेंट की स्कीम कोई चल रही है, अगर आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में नाम ही नहीं तो आपको कैसे मिल पाएगा साहब। ये तो लोगों के लाभ के लिए है, आप इसको कैसे इसको भ्रमित करके देश को चलाते हैं, ये दुर्भाग्य है। असम को छोड़कर देश के बाकी हिस्से में अभी किसी तरह की एनआरसी लागू नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात है कि एनआरसी को लेकर किसी तरह का मसौदा भी अभी नहीं बनाया गया है। खुद पीएम मोदी ने रविवार को दिल्ली में एक रैली की और मंच से ये साफ किया कि देश में एनआरसी को लेकर अभी किसी तरह के नियम कायदे तय नहीं किए गए हैं। बावजूद इसके देश में एनआरसी को लेकर हंगामा जारी है। विरोधी दल एनआरसी के नाम पर बखेड़ा खड़े कर रहे हैं। कई विरोधी एनआरसी को मुस्लिम विरोधी बताकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। एनआरसी को लेकर देश में हंगामा मचा है। एनआरसी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। देखिए, नागरिकता कानून और एनआरसी को लेके अमित शाह जी लगातार चीख रहे थे कि अभी तो कानून बनाए हैं, एनआरसी बनाएंगे, पकड़ के जेलों में डालेंगे, देश से उठाकर फेंक देंगे। एनआरसी और सीएए का विरोध केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, देश के हर कोने में है। दुनिया में जहां भारतीय लोग रह रहे हैं वो खिलाफ हैं। और मैं आपको बता दूं, जो भी भारतीय होगा वो एनआरसी और सीएए की खिलाफत करेगा।
लेकिन जिस एनआरसी की बार बार चर्चा हो रही है उसका असम के अलावा देश के बाकी इलाकों में कोई अस्तित्व तक नहीं है। न ही सरकार अभी तक कोई एनआरसी लेकर आई है और न ही एनआरसी की ABCD ही देश के सामने रखी गई है। ये बात खुद पीएम मोदी लाखों लोगों की भीड़ के बीच खड़े होकर दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली के मंच से देश को बता चुके हैं। एनआरसी इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस में जमाने में बना था, तब सोए थे क्या? हमने तो बनाया नहीं, पार्लियामेंट में आया नहीं, न कैबिनेट में आया है, न उसके कोई नियम कायदे बने हैं। हवा खड़ा किया जा रहा है। और मैंने पहले ही बताया, इसी सत्र में आप लोगों को जमीन और घर का अधिकार दे रहे हैं, न कोई धर्म जाति पूछते हैं, तो क्या दूसरा कानून आपको निकाल देने के लिए करेंगे क्या? असम में भी जो एनआरसी लागू की गई है वो देश की सबसे बड़ी अदालत की देखरेख में हुआ है, जिसमें प्रावधान था कि असम में खुद को नागरिकता रजिस्टर में शामिल करने के लिए आवेदन देना जरूरी था और जो दस्तावेज पेश करने थे वो 24 मार्च 1971 के बाद के नहीं होने चाहिए थे। इन दस्तावेजों में 1951 का एनआरसी, 24 मार्च 1971 तक की मतदाता सूची, जमीन या किराए का रिकॉर्ड, नागरिकता प्रमाण पत्र, स्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र, सरकार द्वारा जारी कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेट, बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता, जन्म प्रमाण पत्र, राज्य शैक्षणिक बोर्ड या विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कोर्ट का रिकॉर्ड या प्रक्रिया, पासपोर्ट, LIC की पॉलिसी शामिल हैं। जिन लोगों के पास 1971 तक का कोई दस्तावेज नहीं था जिसमें उनका नाम हो, वो इस लिस्ट में शामिल ऐसा कोई दस्तावेज दिखा सकते थे जिसमें उनके माता पिता या दादा दादी के नाम हो। ऐसे लोगों को माता पिता या दादा दादी से संबंध बताने के लिए ये दस्तावेज पेश करने थे, जिसके मुताबिक जन्म प्रमाण पत्र, जमीन का दस्तावेज, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का प्रमाण पत्र, बैंक या LIC या पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड, विवाहित स्त्री के मामले में सर्कल अफसर या ग्राम पंचायत सचिव का प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, राशन कार्ड या कोई अन्य मान्य कानूनी दस्तावेज शामिल था। बावजूद इसके विपक्ष एनआरसी को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार पर एक बड़े तबके के तुष्टीकरण का आरोप बढ़ता रहा है। इसके पीछे वजह है अमित शाह का एनआरसी पर संसद में दिया गया ये बयान। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगा। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बुनियादी बात यह है कि एनआरसी और एनपीआर बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून पर भ्रम की वजह से विवाद बढ़ गया, उससे सरकार भी सजग हो गई है। इसीलिए कैबिनेट एनपीआर को मंजूरी मिलते ही गृह मंत्री अमित शाह मीडिया के सामने आए और साफ कर दिया कि एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं। एनपीआर दरअसल उन सभी लोगों के लिए है जो देश में कम से कम 6 महीने से रह रहे हों, जबकि एनआरसी का मकसद ऐसे लोगों की पहचान करना है जो भारत के नागरिक नहीं है और अवैध तरीके से यहां घुस आए हैं। एनपीआर ना हमारे घोषणा पत्र का एजेंडा है, ना हमारा एजेंडा है। ये यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बनाया हुआ कानून है। हर राज्य अपना इसके लिए एक अधिकारी तय करेगा जो जनगणना अधिकारी होगा, और राज्य सरकार के कर्मचारी ही ये करेंगे। भारत सरकार तो सब जगह करने नहीं जाने वाली। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, वो एक अलग कानून के तहत अलग प्रावधान। एनपीआर से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है, ये बात पहले मैं स्पष्ट कर देता हूँ। वो लिस्ट तो अलग से बन ही चुका है। अब असम में कोई एक्सरसाइज कहाँ बाकी रही? गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि एनआरसी और एनपीआर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। ना एनपीआर से किसी की नागरिकता छीनी जाएगी, ना एनपीआर से किसी को घुसपैठिया करार दिया जाएगा। लेकिन विरोध का शोर तेज है। विरोध की इन आवाजों के बीच ये समझना जरूरी है कि एनपीआर और एनआरसी के बीच का बुनियादी फर्क क्या है। दरअसल एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का इस्तेमाल सरकार अपनी योजनाएं लागू करने के लिए करती है, जबकि एनआरसी के जरिए घुसपैठियों की पहचान होनी है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति देश के किसी हिस्से में 6 महीने से ज्यादा समय से रह रहा है तो उसका ब्यौरा भी एनपीआर में दर्ज किया जाता है। एनआरसी में लोगों को पहचान के लिए वैध दस्तावेज दिखाने होते हैं।
एनपीआर में लोगों द्वारा दी गई सूचना को ही सही माना जाता है। यह नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं होता। एनआरसी में सरकार लोगों के जरिए दी गई जानकारियां सत्यापित करेगी। लेकिन देश में अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर किसी एनआरसी का प्रारूप तैयार नहीं हुआ है। ये सिर्फ असम में लागू हो रहा है, जहां घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। 16 नवंबर 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने जानकारी दी कि भारत में 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं। इससे पहले 14 जुलाई 2004 को यूपीए शासन के दौरान तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने बताया कि देश में करीब 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। अंदाजे के मुताबिक बांग्लादेश के इन घुसपैठियों का बड़ा तबका असम में मौजूद है और असम के लोग इन्हें खुद के लिए खतरा मानते हैं, जिसको लेकर 80 के दशक में असम में बड़ा आंदोलन हुआ। फिर राजीव गांधी सरकार ने असम समझौता किया, जो वहां एनआरसी का आधार है, लेकिन फिर भी सियासत गर्म है। लोगों को अभी से ही एनआरसी के नाम से डराया जा रहा है। सच्चाई तो यही है ना कि इस पर एक लाइन का भी अभी कानून नहीं बना, और जो एनआरसी पर कोई कानून बना तो राजीव गांधी जी ने बनाया है। तो यानी कि सोनिया गांधी जी के मन में कल्पना ये है कि कभी ना कभी राजीव गांधी जी ने एक सपना सोचा होगा कि हमने क्या करना है। हमने तो एनआरसी बनाया ही नहीं साहब। तो सोनिया गांधी जी के मन में एनआरसी की कल्पना क्या है जो राजीव गांधी जी ने बनाया, अब इस पे उत्तर तो वही दे पाएंगी।